हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 23 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका एम्प्लॉयज़ फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम के बारे में। ओके, और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि रिवार्ड क्या होता है और कंपनसेशन सिस्टम क्या होता है। ओके, तो रिवार्ड क्या होता है फ्रेंड्स? बेसिकली आपको कोई अच्छा काम करने के बदले में जो इनाम दिया जाता है उसे रिवार्ड कहते हैं। कंपनसेशन आप कह सकते हैं जो आप वर्क करते हैं उसके बदले में जो आपको सैलरी मिलती है, जो बोनस वगैरह मिलता है, वो कंपनसेशन होता है फ्रेंड्स। ओके, तो शुरू करेंगे फ्रेंड। देखिए, द प्राइम मोटिव ऑफ अ पर्सन टू टेक अप अ जॉब इज टू मीट हिज बेसिक नीड्स फर्स्ट। ओके, तो किसी भी व्यक्ति का आप जॉब क्यों करना चाहते हैं, आप नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी जो बेसिक नीड है वो सबसे पहले पूरी हो जाए। बेसिक नीड्स हमारी रोटी कपड़ा मकान जो होती हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारी बेसिक नीड जो है वो पूरी हो जाए, इसीलिए कोई भी पर्सन जॉब करता है। द बेसिक नीड्स आर एडिक्वेटली मेट बाई वेजेज ही गेट्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और जो व्यक्ति अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको बदले में उसको जो मजदूरी मिलती है, जो उसको तनख्वाह मिलती है, उससे उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है। और वो उसे वेज क्यों देती है ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए उसे पैसे ऑर्गेनाइजेशन देता है। ओके, यानी आप बैंक में काम कर रहे हैं तो बैंक में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तभी तो बदले में आपको सैलरी मिल रही है। ओके, द वेज इज in the form of compensation is viewed as the main attraction to join or change a job। ओके, जो आपको मजदूरी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब आपकी सैलरी हो गई, सैलरी मजदूरी सब एक मतलब इंटरचेंज यूज कर सकते हैं, आप वेज भी कह सकते हैं, कंपनसेशन भी कह सकते हैं, सैलरी भी कह सकते हैं। तो जो आपको मजदूरी मिलती है कंपनसेशन के रूप में फ्रेंड्स, वही मेन अट्रैक्शन होता है किसी भी जॉब को ज्वाइन करने के लिए या किसी जॉब को चेंज करने के लिए। अगर आपको अच्छी तनख्वाह नहीं मिल रही है एज ए क्लर्क और दूसरे बैंक में अगर आप जो है पीओ हो जाते हैं तो आप चेंज कर देते हैं अपनी जॉब को। ओके, तो मेन अट्रैक्शन क्या होता है? कितनी सैलरी आपको मिल रही है। द कंपनसेशन शुड बी रीजनेबल एंड जस्टिफिएबल टू कीप एम्प्लॉय हैप्पी एंड कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसे सैलरी मिल रही है, जो उसको पैसे मिल रहे हैं, ओवरऑल उसकी जो इनकम है वो रीजनेबल और जस्टिफाइड होनी चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉय है वो खुश रहे, हैप्पी रहे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटेड रहे, किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का या स्विच करने का ना सोचे फ्रेंड्स। ओके, नौकरी छोड़ने का ना सोचे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अभी 18,000 रुपये मिल रहे हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूंगा तो मुझे 26,000 मिलेंगे। तो उस केस में अगर वो हैप्पी नहीं होगा एम्प्लॉय तो वो छोड़ देगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, देयर शुड बी आल्सो इनबिल्ट रिवार्ड सिस्टम फॉर बेटर परफॉर्मेंस। साथ ही साथ में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई व्यक्ति अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो एक रिवार्ड का इनबिल्ट सिस्टम होना चाहिए, वहाँ ऑलरेडी होना चाहिए, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई अच्छा परफॉर्मर है तो उसको जो है रिवार्ड उसका मिलना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो रिवार्ड और कंपनसेशन सिस्टम में हमने ये जाना कि कोई भी व्यक्ति जॉब क्यों ज्वाइन करता है, क्योंकि वो चाहता है उसकी प्राइमरी नीड्स को वो अपनी प्राइमरी नीड्स को फुलफिल करना चाहता है। ओके, और जो उसको पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है काम के बदले में, वो उसकी बेसिक नीड को फुलफिल कर सकते हैं। और तनख्वाह क्यों देती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी? क्योंकि कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूशन करता है, कुछ ना कुछ काम वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है फ्रेंड्स। ओके, वेज जो होता है वो कंपनसेशन के रूप में एम्प्लॉय को दिया जाता है और ये मेन अट्रैक्शन होता है किसी जॉब को ज्वाइन करने के लिए या किसी जॉब को चेंज करने के लिए। यदि आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो आप अपनी जॉब चेंज कर देंगे, अगर आपको दूसरी जगह अच्छी जॉब मिलेगी तो आप दूसरी जगह ज्वाइन कर लेंगे, और जो आपको सैलरी मिल रही है अगर वो पर्याप्त होगी तो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू भी करते रहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो सैलरी मिलनी चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए, उसको एम्प्लॉय को वो रीजनेबल होना चाहिए, मतलब इतना तो मिले कि कम से कम उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाए। ओके, ताकि एम्प्लॉय खुश रहे, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटेड रहे, किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बारे में ना सोचे। अगर एम्प्लॉय हैप्पी नहीं है, आपको अगर सैलरी इतनी पर्याप्त नहीं मिलती कि आपकी जरूरतें पूरी होंगी, तो ऑब्वियसली आप दूसरी नौकरी की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद में अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए जो है रिवार्ड सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होना चाहिए। Thus, the basic goal of an individual in an organization is to earn satisfactory wages or compensation and perform well to be recognized for other financial and non-financial reward। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे होते हैं, कोई भी व्यक्ति काम कर रहा होता है, तो उसका बेसिक उद्देश्य क्या होता है? पहली बात तो ये कि उसको इतनी सैलरी या कंपनसेशन या वेज मिलना चाहिए, ओके, जो कि उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री हो, और साथ ही साथ में वो अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो बदले में हो सकता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली हेल्प करती है या फाइनेंशियल रिवार्ड देती है या नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड देती है तो उससे भी उसको रिकॉग्निशन मिलती
है। ओके, तो जैसे बैंकों में है फाइनेंशियल रिवार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, नॉन फाइनेंशियल आपको अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है, आपको किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, किसी पार्टी में बुलाया जाता है, इस तरीके से आपको रिवार्ड किया जाता है, ना फाइनेंशियल नहीं दिया जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फाइनेंशियल बोनस वगैरह देती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आदमी का यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल होगा, उसका बेसिक एम ये होता है कि वो इतना पैसा कमाए ऑर्गेनाइजेशन में कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, और साथ ही साथ में वो अच्छी परफॉर्मेंस भी देना चाहता है, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको बदले में फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इनाम भी मिलता है। ओके, द सैलरी एंड वेज स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनल पॉलिसी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी होती है फ्रेंड्स, उसमें सैलरी और वेज का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिक सैलरी क्या होगी, HRA क्या होगा, आपको कंपनसेशन क्या मिलेगा, अगर आप जो है कहीं और पोस्टेड हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज में अगर पोस्टेड हैं, तो वहाँ पर आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं पर्सनल पॉलिसी का। वेज एंड सैलरी का स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी पर्सनल पॉलिसी का। इट इज़ नेसेसरी दैट एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज आर एडिक्वेटली कंपनसेटेड, और ये ज़रूरी होता है कि जो एम्प्लॉय एफर्ट कर रहा है उसको बदले में उतनी सैलरी ज़रूर मिलनी चाहिए, उसके एफर्ट को उसके बदले में उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जितना वो मेहनत कर रहा है। इफ़ द कंपनसेशन इज डिसप्रपोर्शनेट टू द टाइप ऑफ वर्क, अगर जो उसको सैलरी मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है जितना वो काम कर रहा है या जितना इंडस्ट्री में मिल रहा है, अगर दूसरे बैंकों में लोगों को 60,000 रुपये सैलरी मिल रही है और अगर आपको कोई 40,000 रुपये सैलरी देगा तो ये डिसप्रपोर्शनेट हो गया, मतलब पर्याप्त नहीं है आपके लिए। आइदर द कंपनी विल अट्रैक्ट ओनली पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय, अगर ऐसा कोई कंपनी करती है कि वो जो कंपनसेशन दे रहे हैं जितना काम है उसके बदले में उतना पैसा नहीं देते हैं, या जितना इंडस्ट्री में मिल रहा है उस काम के बदले में उतना नहीं देते हैं, तो उस केस में कंपनी के पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन, एक तो उसे जो है मतलब बेकार टाइप के एम्प्लॉय मिलेंगे, पुअर क्वालिटी के एम्प्लॉय मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके पास में टैलेंट है, जिनके पास में क्वालिटी है, वो अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, अच्छी सैलरी पाएंगे। ओके, लेकिन जो कहीं नहीं पाएंगे सैलरी, वो मतलब कहीं अच्छी नौकरी नहीं पाएंगे, वो लोग जो है ऐसी कंपनी में चले आएंगे कि चलो कोई नहीं, 60 की जगह 40 ही मिल रहा है, मुझे नौकरी तो मिल जाएगी। साथ ही साथ में, या फिर जो है देयर विल बी वेरी हाई टर्नओवर रेशियो, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है नौकरी छोड़ते रहेंगे, बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन करते रहेंगे। ये दो केसेस होते हैं अगर आप पर्याप्त सैलरी नहीं देते हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से सैलरी नहीं देते हैं। द कंपनसेशन शुड नॉट बी सो मीगर दैट एम्प्लॉय डू नॉट फील मोटिवेटेड टू पिट देयर बेस्ट। अब जो आप कंपनसेशन या सैलरी दे रहे हैं वो इतनी कम ना होनी चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड ही ना फील करे कि हम अपना बेस्ट क्यों दें, क्योंकि मिलना ही जब हमको पूरे दिन मेहनत करके 10,000 रुपये मिलने हैं तो मैं कितना मेहनत कर दूंगा इस 10,000 रुपये के बदले में। ओके, तो जो कंपनसेशन या सैलरी मिलती है इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति को जो है मोटिवेशन ही ना फील हो कि हम अपना बेस्ट दें, वो बैठा रहेगा, काम ही नहीं करेगा। ओके, इन सच केसेस ऑल गुड एम्प्लॉयज विल लीव एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल बी लेफ्ट ओनली विद द मीडियोकर परफॉर्मेंस। ओके, या परफार्मर। तो इस केस में क्या होगा, जितने भी अच्छे एम्प्लॉय होंगे फ्रेंड्स वो सब जो है कंपनी छोड़ देंगे, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, और केवल मध्यम दर्जे के जो परफार्मर हैं, औसत परफार्मर, मीडियोकर परफार्मर जो लोग हैं, वही उस ऑर्गेनाइजेशन में बचेंगे। अब यहाँ पर एक बात जो आप अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, वो आपको क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इतनी सारी बातें मैंने बताई, उसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपसे ये पूछा जाएगा कि मतलब ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए क्या जो है कंपनसेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यस, बिल्कुल कंपनसेशन एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर यहीं पर देखिए, हमने कहा नहीं कि वो मोटिवेटेड ही नहीं फील कर रहा है अगर उसको पर्याप्त कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा करके बना करके दिए जा सकते हैं। उसके बाद में, टू हाई अ लेवल ऑफ कंपनसेशन में आल्सो प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। अब ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा कंपनसेशन मिलने लगा, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलने लगी, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि यदि आपको मान लीजिए जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको 60,000 सैलरी मिलनी है, लेकिन अगर मान लीजिए हम आपको 6 लाख रुपए सैलरी देने लगे, 10 टाइम्स आपको सैलरी देंगे, तो क्या इससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ज़्यादा कंपनसेशन, ज़्यादा सैलरी मिलने पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है, काउंटर प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव नहीं होता है। याद रखेंगे, यानी ये क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, वहाँ लिख देंगे कि अगर आपको कंपनसेशन बहुत हाई लेवल का दिया जाएगा तो जो व्यक्ति होगा वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। तो याद रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो इफेक्ट होगा, व्यक्ति भले ही मोटिवेटेड हो लेकिन उसका जो प्रोडक्टिविटी होगी वो घट जाती है। टू हाई लेवल ऑफ कंपनसेशन से नुकसान होता है फ्रेंड्स। ओके, तो अब हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो इंडिविजुअल होते हैं उनका बेसिक गोल क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में,
इतना पैसा कमा लेना, इतनी सैलरी कमा लेना कि ताकि उनका बेसिक नीड जो है पूरी हो जाए। साथ ही साथ में वो अच्छा परफॉर्म भी करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो रिवार्ड उनको मिलेगा, चाहे वो पैसे के रूप में, मनी के रूप में मिले, चाहे मतलब जो है नॉन फाइनेंशियल रूप में मिले। ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पर्सनल पॉलिसी होती है कौन बनाता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाता है इसे। उसमें सैलरी और वेज का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, और ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये नेसेसरी होता है कि सभी एम्प्लॉइयों को उनके एफर्ट के हिसाब से कंपनसेशन मिलना चाहिए। जितने उन्होंने मेहनत की उस हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए। अगर कंपनसेशन पर्याप्त नहीं है या इंडस्ट्री में जितना मिल रहा है उतना नहीं मिलता है, तो उस केस में क्या होगा कि या तो कंपनी में केवल जो है घटिया क्वालिटी के लोग ज्वाइन करेंगे, घटिया क्वालिटी के एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे, या फिर जो है बहुत ज़्यादा लोग नौकरी छोड़ते रहेंगे और दूसरे ज्वाइन करते रहेंगे। दो केसेस होते हैं। ओके, कंपनसेशन कभी भी इतना कम नहीं होना चाहिए कि जो है एम्प्लॉय मोटिवेटेड ही ना फील करे अपना बेस्ट देने के लिए। ओके, इस केस में क्या होगा, अगर आपने इतना कंपनसेशन कम कर रखा है, कंपनसेशन का मतलब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सैलरी से ही समझिएगा। सैलरी प्लस आपको एक्स्ट्रा जो भी मिल जाए वो सारी चीज़ें मिला करके कंपनसेशन होती है। अगले लेक्चर में हम कंपनसेशन की डेफिनेशन देखेंगे, क्या क्या चीज़ें कंपनसेशन में आती है वो भी हम बात कर लेंगे। ओके, तो अपना बेस्ट नहीं देगा और इस केस में जितने भी अच्छे एम्प्लॉय होंगे फ्रेंड्स वो छोड़ देंगे कंपनी को, रिजाइन कर देंगे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेंगे। और ऐसे केस में अगर अच्छे एम्प्लॉय सारे चले जाएंगे तो जो मीडियोकर एम्प्लॉय हैं या मध्यम क्रम के परफार्मर हैं, एवरेज परफार्मर हैं, वही एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास रह जाते हैं। और अगर कंपनसेशन का लेवल, सैलरी का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है, प्रोडक्टिव नहीं होता है, नुकसानदेह होता है। आइडियली द कंपनसेशन शुड बी सच दैट इट कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट टैलेंट। ओके, देखिए आइडियली जो कंपनसेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो टैलेंट को अट्रैक्ट करे। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर एंड हैज एन एज व्हिच मोटिवेट्स देम टू गिव देयर बेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहे हैं कि कंपनसेशन ऐसा होना चाहिए कि पहली बात तो ये टैलेंट को अट्रैक्ट करे। जैसे लोग गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि दूसरी कंपनी जहाँ आपको 50 लाख रुपए एनुअल का कंपनसेशन मतलब जो है सैलरी स्ट्रक्चर देती है, वहीं गूगल आपको 1.5 करोड़ रुपए ऑफर कर रहा होता है। तो ऐसे केस में अच्छे अच्छे टैलेंट जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए देखिए लोग देश छोड़ कर विदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ कंपनसेशन और अच्छा मिल रहा है, उनके टैलेंट की और ज़्यादा कद्र है, इसलिए वो वहाँ चले जाते हैं। ओके, तो कंपनसेशन ऐसा होना चाहिए कि वो टैलेंट को अट्रैक्ट करे। ओके, और अगर कंपनसेशन अच्छा होगा तो ये जो है, जो हमारे एग्जिस्टिंग मैन पावर है, जिन लोगों ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया हुआ है, जो लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं, वो भी हमारे पास रुके रहेंगे। अगर हम सैलरी कम देंगे तो वो नहीं रुकेंगे। और साथ ही साथ में कंपनसेशन ही वो चीज़ है जो ये डिसाइड करती है या मोटिवेट करके रखती है एम्प्लॉय को कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। दिस इज हाउ एवर सॉर्ट ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सिचुएशन। लेकिन ये जो बात हमने आपको समझाई यहाँ पर, तो ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है सिचुएशन। मतलब मैं एकदम मतलब कहने का ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी और भी है। हम तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि कंपनसेशन दे दीजिए। अब हो सकता है कोई कंपनी हो जिसका इतने पैसे ही ना हो, तो कंपनसेशन ज़्यादा कहाँ से दे देगी, ज़्यादा सैलरी कहाँ से दे देगी? ओके, एग्जिस्टिंग मैन पावर को मोटिवेट करने के लिए, रिटेन करने के लिए उसके पास सैलरी ही नहीं है, फैक्ट्री बंद पड़ गई है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो हम सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो ये बातें होती हैं कि जो सैलरी होनी चाहिए वो या कंपनसेशन हो चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके, लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो हमारे साथ बने रहें, और जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो मोटिवेटेड रहें ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। ओके, एट दिस स्टेज लेट अस नोट दैट देयर आर डिफरेंट मोटिवेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे मोटिवेटिंग फैक्टर हैं एम्प्लॉय को, और कंपनसेशन उनमें से एक है। तो याद रखिएगा कि कंपनसेशन जो होता है फ्रेंड्स वो मोटिवेशन का एक फैक्टर होता है। वी विल सी हाउ द कंपनसेशन गेट डिसाइडेड, थियरीज एंड फिलॉसफीज बिहाइंड इट, अदर रिलेटेड इश्यूज। तो हम इस चैप्टर में फ्रेंड्स देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें, कि कंपनसेशन कैसे डिसाइड किया जाता है, क्या क्या कंपनसेशन के लिए थियरीज हैं, क्या क्या फिलॉसफी पीछे चली हुई है इसके। ओके, और रिलेटेड इश्यूज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड टोटल रिवार्ड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टोटल रिवार्ड्स। ये अगला टॉपिक है फ्रेंड। टोटल रिवार्ड का मतलब होता है कुल मिलाकर के आपको कितना मिलेगा। ठीक है, टोटल रिवार्ड्स मीन्स इज डिस्क्राइब्ड एज फुल combination of monetary and non-monetary investment they make in their workforce to attract, retain and engage the people they need to operate the business successfully। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डेफिनेशन दी जाए तो टोटल रिवार्ड का मतलब ये होता है जितना भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जो है इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ रहा है अपने पास अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छे टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो लोग हैं उनको रिटेन और इंगेज करके रखने के लिए। ओके, ताकि आपका बिजनेस सक्सेसफुली चल सके, उसके लिए जितना भी आप मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे ही फ्रेंड्स टोटल रिवार्ड कहा जाता है। अब एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो जो आपको सैलरी मिली है,
प्लस उसके अलावा जो आपको जैसे हमारे बैंकों में न्यूज़पेपर अलाउंसेस हो गए, पेट्रोल के अलाउंसेस मिलते हैं हम लोगों को, साथ ही साथ में हमको अगर आप घर वगैरह लेते हैं तो उसका पैसा मिलता है। उसके बाद में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये सारा जो मिला करके आपको मिल रहा है फ्रेंड्स, दैट इज योर टोटल रिवार्ड। उसके अलावा अगर आपको कोई अप्रिसिएशन लेटर मिलता है या आपको कहीं ट्रिप मिलती है, कहीं घूमने जाने का मौका मिलता है बैंक की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें भी आपका टोटल रिवार्ड का पार्ट होती हैं। मीन्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी सब कुछ मिला करके जो मिलता है उसे ही फ्रेंड्स हम टोटल रिवार्ड कहते हैं। टोटल रिवार्ड व्हिच कंसिस्ट ऑफ फाउंडेशनल रिवार्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड एंड कैरियर एंड एनवायरमेंटल रिवार्ड। तो टोटल रिवार्ड में क्या क्या आएगा फ्रेंड्स? फाउंडेशनल रिवार्ड आते हैं। अभी हम इन सब के बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें फाउंडेशनल रिवार्ड में आती हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड में क्या आता है, कैरियर और एनवायरमेंटल रिवार्ड में भी क्या आता है ये हम देखेंगे। तीन चीज़ें हो गई, कहने मतलब टोटल रिवार्ड में तीन चीज़ें हो गई, फाउंडेशनल रिवार्ड हो गया, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड हो गया और कैरियर एनवायरमेंटल रिवार्ड भी हो गया। अब देखिए फाउंडेशनल जो रिवार्ड होता है फ्रेंड, ठीक है, फाउंडेशनल रिवार्ड इंक्लूड द बेसिक सैलरी, हेल्थ केयर, रिटायरमेंट एंड इंश्योरेंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें फाउंडेशनल रिवार्ड में आती हैं। आपको जो सैलरी मिल रही है, आपको जो हेल्थ केयर प्लान मिला है बैंक की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की जो इंश्योरेंस है, प्लस जब आप रिटायर होंगे तो आपको जो बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे वो सारा फाउंडेशनल रिवार्ड में होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड वो होता है जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो बदले में आपको जो भी कंपनसेशन मिलता है वो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड होता है। जैसे अभी जो है बैंकों में जो नया टाई अप हुआ है उसमें हुआ है कि अगर आपका प्रॉफिट 5% या उससे ज़्यादा रहेगा ओवरऑल पूरे बैंक का, तो उसके बदले में आपको 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। मतलब इस तरीके का क्राइटेरिया, 5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी, 10 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी, 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी सभी एम्प्लॉय को मिलेगी। तो वो जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड ही है फ्रेंड्स। ओके, तो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड एड अप एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंसेंटिव, जो आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इंसेंटिव मिलते हैं, या कोई प्रॉफिट शेयर करना चाहता है। कई कंपनियां होती हैं जो अगर ज़्यादा कमाती हैं तो अपने एम्प्लॉय को जो है सर्टेन शेयर दे देती हैं या कुछ बोनस वगैरह दे देती हैं। ये सारी चीज़ें मिला करके आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड होता है। कैरियर एंड इन्वायरमेंटल रिवार्ड में आपका कैरियर जो है अच्छा रहे उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देना, आपको जैसे जिम वगैरह ऑफिस में ही प्रोवाइड कर देना, या फिर जो है खेलने के लिए स्पोर्ट्स सेंटर बच्चों को ला सकते हैं आप वर्क प्लेस पर। ये सारी चीज़ें आपके कैरियर और इन्वायरमेंटल रिवार्ड में आता है। ओके, कैरियर एंड इन्वायरमेंटल रिवार्ड इंक्लूड कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको कैरियर डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम करवाए गए। हो सकता है आपको विदेश में भेजा जाए जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो आपके कैरियर डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो गया। मेंटरिंग प्रोग्राम, आपके ऊपर किसी को असाइन किया गया है जो कि आपको नर्चर करने में या फिर जो है आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। टैलेंट मोबिलिटी अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है। वेल बीइंग प्रोग्राम, आपको वहाँ पर योगा वगैरह की क्लासेस दी जा रही हैं, या सुबह सुबह ऑफिस में ही ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर कि आप योगा वगैरह कर सकते हैं, तो ये वेल बीइंग प्रोग्राम भी हो रहा है। आपकी फ्री जांच वगैरह करवाई जा रही है। डॉक्टर आपके ऑफिस में आते हैं जो आपको चेक करके जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको भले ये नॉन मॉनेटरी है लेकिन आपको ओवरऑल ये रिवार्ड ही है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग अरेंजमेंट्स, साथ ही साथ में ये भी जो है आपके लिए एक रिवार्ड ही है कि आपके वर्किंग अरेंजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी, आप घर से भी काम कर सकते हैं, आप ऑफिस से भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 आवर काम कर रहे हैं, अगर आपके पास में टाइम है तो 12 घंटे भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बैंकों में होता है 10 बजे पहुंचना है मतलब 10 बजे ही पहुंचना है, लेकिन उसी जगह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है कुछ व्यक्ति 10 बजे पहुंचते हैं, कुछ व्यक्ति 12 बजे पहुंचते हैं, उसी हिसाब से वो 8 आवर्स की शिफ्ट ले लेते हैं। और कई बार जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर होता है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी आती हैं किसमें, टोटल रिवार्ड सिस्टम में। फ्रेंड्स आई होप क्लियर हो गया होगा। टोटल रिवार्ड का मतलब ये होता है, टोटल रिवार्ड का मतलब होता है कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट दोनों मिला करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सक्सेसफुली अगर चलाना चाहती है तो उसके लिए अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको रिटेन करके रखने के लिए जो भी वो इन्वेस्टमेंट करती है, जो भी वो खर्चा करती है, चाहे मॉनेटरी रूप में चाहे नॉन मॉनेटरी रूप में, उसी को ही जोड़ जाड़ करके हम टोटल रिवार्ड बोलते हैं। ओके, टोटल रिवार्ड में 3 तरीके के रिवार्ड होते हैं। फाउंडेशनल रिवार्ड, जिसमें आपकी सैलरी आ जाती है, आपकी पेंशन आ जाती है, आपका इंश्योरेंस आ जाता है, आपका हेल्थ केयर आ जाता है। दूसरा आता है परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बदले में आपको या तो कैश दे दिया जाता है या आपको विदेश की ट्रिप दे दी जाती है, वहाँ पर घूमने का आपको मौका मिलता है। ये सारी चीज़ आती है। और तीसरा होता है कैरियर और इन्वायरमेंटल रिवार्ड। ओके, तो देखिए फाउंडेशनल रिवार्ड में हमने देखा क्या होता है, बेसिक सैलरी आपकी जो, या बेस सैलरी का मतलब सारी सैलरी का पूरा पार्ट, केवल बेसिक ही नहीं सारा कुछ। ओके, हेल्थ केयर प्रोग्राम है, इंश्योरेंस दिया हुआ है बैंक ने, रिटायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब फाउंडेशनल रिवार्ड हो गए आपके लिए। परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड में आपको कोई प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है, बैंक आपको सर्टेन शेयर अलॉट कर दे बिना पैसे लिए हुए, इट इज़ पॉसिबल अगर अच्छा प्रॉफिट होता है।
शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। साथ ही साथ में ये मतलब सारा कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड का पार्ट होता है। कैरियर और डेवलप इन्वायरमेंटल रिवार्ड में आपका आता है कि आपके कैरियर को डेवलप करने के लिए ऐसा प्रोग्राम आपसे अटेंड करवाया गया, अच्छे इंडस्ट्री के बढ़िया गुरु से आपको सिखाया जा रहा है, मेंटरिंग प्रोग्राम किया जा रहा है, आपको कोई सुपरवाइज कर रहा है, समझा रहा है और आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। ओके, उसके बाद में वेल बीइंग प्रोग्राम, आपसे ऑफिस में ही योगा कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप थक गए हैं तो रेस्ट करने के लिए भी ऑप्शन है, जैसे गूगल वगैरह में यही कल्चर है, अगर आप थक गए हैं तो आप आराम भी कर सकते हैं। वहाँ पर खेलने के लिए भी इंतजाम होता है, बहुत सारे व्यवस्थाएं होती हैं, तो ये सारे वेल बीइंग प्रोग्राम में आ जाता है। साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग अरेंजमेंट में भी देती हैं, जरूरी नहीं कि आप रोज ही 12 घंटे काम करें। ओके, तो ये सारी चीज़ें कैरियर एंड इन्वायरमेंटल रिवार्ड्स में आते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब उसके बाद में देखेंगे वर्ल्ड एट वर्क टोटल रिवार्ड जो मॉडल था, मतलब एक ये टोटल रिवार्ड मॉडल है क्या, वर्ल्ड एट वर्क मतलब दुनिया काम पर, वर्ल्ड एट वर्क। वर्ल्ड एट वर्क जो रिवार्ड मॉडल है, टोटल रिवार्ड मॉडल है फ्रेंड, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में रिलेशनशिप मतलब जो है दिखाता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड एट वर्क जो टोटल रिवार्ड मॉडल है किसके बीच रिलेशनशिप बताता है, तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई के बीच में दिखाता है। ये ओरिजिनली 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट हैज़ इवॉल्व टू डिपिक्ट द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉई एक्सचेंज एज वेल एज रिफ्लेक्ट हाउ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड एन इंक्रीजिंगली ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट अट्रैक्शन, मोटिवेशन, रिटेंशन एंड इंगेजमेंट। तो ये वर्ल्ड एट वर्क जो टोटल रिवार्ड प्रोग्राम है, ये रिलेशनशिप दिखाता है किसके, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में डायनामिक रिलेशनशिप दिखाता है। ये 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये जो है मतलब दिखाता है स्ट्रेटेजिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो एक जो है रिलेशनशिप होती है उसके बारे में बताता है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि कैसे एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे इंक्रीजिंग ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम कंपटीशन दुनिया से फेस करें उन सभी चीज़ें कैसे जो है मतलब एम्प्लॉय को अफेक्ट करती हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए, उनको इंगेज रखने के लिए, इन सभी कामों के लिए हम ये सारे फैक्टर्स को कैसे कंसिडर कर सकते हैं, इसी बारे में है ये वर्ल्ड एट वर्क टोटल रिवार्ड मॉडल। अभी इन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में भी चर्चा करेंगे फ्रेंड। देखिए, तो ये एक फिगर है, मैंने बुक से लिया हुआ है। तो देखिए, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में अगर हम देखें टोटल रिवार्ड स्ट्रेटजी में फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किस किस चीज़ का होता है, इकोनॉमी का होता है, लेबर मार्केट कैसी है, कल्चरल नाम कैसे हैं, रेगुलेटरी नाम कैसे हैं, ये सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी में ही आता है आपका टोटल रिवार्ड स्ट्रेटजी आती है फ्रेंड्स। ओके, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी में टोटल रिवार्ड स्ट्रेटजी, इसमें 6 फैक्टर्स हैं, कंपनसेशन, बेनिफिट, वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस, रिकग्निशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें जो है 6 फैक्टर्स हैं जो टोटल रिवार्ड स्ट्रेटजी को डिसाइड करते हैं। उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है, लोगों को अट्रैक्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंगेज रखना, उनको रिटेन करके रखना। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और रिजल्ट जो है कब नज़र आएगा, जब एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस और इंगेजमेंट अच्छा रहेगा, तो ये भी बढ़ता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं फ्रेंड्स। ओके, तो द 6 एलिमेंट ऑफ टोटल रिवार्ड दैट कलेक्टिवली डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी टू अट्रैक्ट, मोटिवेट, रिटेन एंड इंगेज एम्प्लॉई आर। तो 6 एलिमेंट होते हैं फ्रेंड जो टोटल रिवार्ड सिस्टम के, जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को बताते हैं, डिफाइन करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने एम्प्लॉय को अट्रैक्ट, मोटिवेट, रिटेन और इंगेज करने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो ये 6 जो फैक्टर्स हैं वो यही वाले हैं। देखिए, ये आपके इन्हीं 6 के बारे में अभी हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए, हमने टोटल रिवार्ड मॉडल के बारे में पढ़ लिया है। तो वर्ल्ड एट वर्क टोटल रिवार्ड जो मॉडल था वो रिलेशनशिप, डायनामिक रिलेशनशिप दिखाता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई के बीच में। ये 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये बताता है कि कैसे एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर फोर्स को अट्रैक्ट करने में, मोटिवेट करने में, रिटेन करने में और इंगेज करने में। इन सभी चीज़ों पर एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उनका क्या असर होता है, इन सारी बातों के बारे में यहाँ पर बताया गया है फ्रेंड्स। ओके, अब ये 6 फैक्टर हो गए जो कि टोटल रिवार्ड मॉडल के 6 एलिमेंट हैं जो कि डिफाइन करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या रहेगी लोगों को अपने एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने में, मोटिवेट, रिटेन और इंगेज करने के लिए। तो 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा सकता है वो फ्रेंड्स ये पूछा सकता है कि जो टोटल रिवार्ड मॉडल है उसमें 6 एलिमेंट हैं, इनमें से कौन सा वो 6 एलिमेंट में से नहीं है। तो आप याद रखिएगा 6 एलिमेंट का नाम तो आपको ध्यान रहना ही चाहिए, कंपनसेशन, बेनिफिट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिकग्निशन, वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस,
टैलेंट डेवलपमेंट, ये 6 हैं। अब आपको क्या करेगा, 4 तो 3 तो इसमें से उठा लेगा, मान लीजिए ये 2 ये उठा लिए, 1 ये उठा लिया और एक ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जगह पे पोटेंशियल मैनेजमेंट कर दिया। तो आपको ये बताना होगा कि पोटेंशियल मैनेजमेंट टोटल रिवार्ड स्ट्रेटेजी के 6 एलिमेंट में से नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन होते हैं फ्रेंड्स। ओके, कंपनसेशन, कंपनसेशन का क्या मतलब होता है, जो कुछ भी आपको सैलरी के तौर पर मिलता है ना, पे प्रोवाइडर बाई एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर, है ना, जो भी पे किया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा अपनी एम्प्लॉय को, जो भी उसने सर्विस रेंडर की है, जो भी सर्विस दी है, जैसे एम्प्लॉय ने टाइम दिया है, एफर्ट किया है, स्किल जो उसके पास है, उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है उसे कंपनसेशन कहते हैं। इसमें फिक्स और वेरिएबल पे दोनों एक साथ होते हैं। फिक्स्ड होता है जो आपकी सैलरी एकदम फिक्स होती है, वेरिएबल पे ये होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो बदले में आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। उसके बाद में दूसरा जो एलिमेंट है फ्रेंड्स, जो है टोटल रिवार्ड प्रोग्राम का, वो है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है प्रोग्राम्स आर एम्प्लॉयर्स यूज टू सप्लीमेंट द कैश कंपनसेशन एम्प्लॉयज रिसीव। ओके, ये जो बेनिफिट्स जो होता है फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम जो है एम्प्लॉयर यूज किया जाता है किसके लिए, कैश कंपनसेशन जो एम्प्लॉय को रिसीव होता है उसके सप्लीमेंट करने के लिए। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, इनकम की प्रोटेक्शन दे दी उनको, सेविंग्स प्रोवाइड करते हैं, रिटायरमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, ये सभी जो है उनके फैमिली और एम्प्लॉय को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे ऐड ऑन बेनिफिट उनको मिल जाते हैं। मतलब कहने का नकदी भले ही नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बदले में कंपनसेशन के बदले में सप्लीमेंट हो रहा है। क्या चीज़ें, हेल्थ इंश्योरेंस। अब आपकी फैमिली को 5 लाख 6 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है बैंक ने, तो ये अच्छा है ना। अगर आपने नहीं तो बदले में आपको पैसे ही इसके लिए पे करने पड़ते हैं। आपको इनकम की प्रोटेक्शन है, अगर आप जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े रहेंगे तो आपकी इनकम वही रहेगी। साथ ही साथ में रिटायरमेंट सेविंग और रिटायरमेंट भी, आपके रिटायरमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम किया गया होता है वहाँ पर। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय और उसकी फैमिली को बेनिफिट पहुँचाती हैं। वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस कहिए या वर्क लाइफ बैलेंस की बात भी कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजी या पॉलिसी इस तरीके से बनाता है कि जो उनका एम्प्लॉय है वो घर को भी टाइम दे पाए और अपने वर्क पर भी अच्छे से टाइम दे पाए, जिससे कि वो दोनों जगहों पर सक्सेसफुल रहे, वर्क प्लेस पर भी सक्सेसफुल रहे और घर पर भी सक्सेसफुल रहना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस होती है, पॉलिसी या प्रोग्राम होता है, जिसमें ये फिलॉसफी होती है कि मतलब हमें अपने एम्प्लॉय को वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस देनी है, यानी कि उसकी घर की भी ज़िंदगी। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे अभी तो बैंक में वर्क लाइफ बैलेंस बचा है नहीं। सुबह 9 से अगर रात 9 बजे तक आप जो है ऑफिस में ही रहोगे, इवन आपको सैटरडे और संडे को भी या छुट्टी वाले दिन भी बुलाया जाएगा, तो आप अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को क्या टाइम देंगे, है ना। लेकिन ऐसे जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस चीज़ को इफेक्टिवली बना रखा है। देखिए पहली बात तो वहाँ सैटरडे संडे अगर 5 वर्किंग डे है तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है और उस दिन उनकी कोशिश होती है कि आपको ना बुलाया जाए, तो 5 वर्किंग डे हो गया। दूसरी बात, वहाँ पर स्ट्रिक्टली 6 घंटे 8 घंटे का वर्क कल्चर रखा जाता है, तो उस केस में वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस बनी हुई होती है। उसके बाद में आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको रिकग्निशन भी मिलनी चाहिए, ये चौथा एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट कौन कौन से हो गए फ्रेंड, देखिए कंपनसेशन जो आपको ओवरऑल सैलरी मिलती है, सैलरी के अलावा जो अदर बेनिफिट है, इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस, आपको रिटायरमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आपके बेनिफिट हो गए। वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस तीसरा एलिमेंट हो गया। और चौथा है फ्रेंड्स रिकग्निशन, आपको आपके काम के लिए रिकग्नाइज किया जाएगा, आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोग्राम दैट एक्नॉलेज और गिव स्पेशल अटेंशन टू एम्प्लॉय एक्शंस, एफर्ट्स, बिहेवियर और परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजी बाय री-इन्फोर्सिंग बिहेवियर्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अकम्पलिशमेंट दैट एट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ओके, तो ये हो गया। देखिए रिकग्निशन हो रही है, आपकी पहचान की जा रही है। आपने अगर अच्छा एफर्ट किया हुआ है तो बदले में आपको चाहे फॉर्मल तरीके से चाहे इनफॉर्मल तरीके से आपको एक्नॉलेज किया जाता है, आपके अच्छे एक्शन के लिए, आपके एफर्ट, आपके बिहेवियर और आपके परफॉर्मेंस के लिए। ओके, आपको एक्नॉलेज किया जाता है, आपको कंपनसेट किया जाता है या आपको रिकग्नाइज किया जाता है, आपको ट्रॉफी दी जाती है, जो भी हो सकता है। ओके, और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करती हैं। कैसे, बाय री इन्फोर्सिंग बिहेवियर। इससे क्या होगा, अगर आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, अगर आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जाता है तो बदले में आप जो है बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड फील करते हैं और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट की कोशिश करने लगते हैं। ओके, दैट कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। और इसकी वजह से अल्टीमेटली अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो सक्सेसफुल रहेगी ही रहेगी। उसके बाद में अगला जो एट्रीब्यूट है फ्रेंड टोटल रिवार्ड सिस्टम का, वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब आपकी परफॉर्मेंस जो होगी उसका भी मैनेजमेंट किया जाता है यहाँ पर। द अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टीम एंड इंडिविजुअल एफर्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। जो भी आपके
ऑर्गेनाइजेशन है, टीम है या इंडिविजुअल का जो एफर्ट है, पूरी टीम का एफर्ट है, पूरे इंडिविजुअल का जो एफर्ट है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अलाइन करके उनको एक साथ मिला करके जो बिजनेस का गोल है या ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। ओके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंक्लूड एस्टेब्लिशिंग एक्सपेक्टेशन, स्किल डेमोस्ट्रेशन, असेसमेंट, फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक्सपेक्टेशन आपसे लगाई जाती हैं कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके स्किल का डेमोस्ट्रेशन किया जाता है, देखा जाता है कि आपके अंदर स्किल है या नहीं है, आपके परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है और आपको मतलब आपके अंदर में जो भी कमियां हैं उनको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। ये सारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट होता है। छठवां जो फ्रेंड्स जो है एलिमेंट है वो है टैलेंट डेवलपमेंट। ओके, टैलेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी एंड टूल फॉर एम्प्लॉयज टू एडवांस देयर स्किल एंड कंपेटेंसीज इन बोथ देयर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कैरियर। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैरियर में दोनों केसेस में एम्प्लॉय जो है अपने स्किल को इन्हेंस कर सकता है, अपनी क्षमता को, दक्षता को और बढ़ा सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे माध्यम, टूल प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे उनको ट्रेनिंग दी जाती है या फिर फॉरेन में भेज करके ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छे लोगों से मिलवाया जाता है, अच्छी जगहों पर घुमाया जाता है। ये सारी चीज़ें टैलेंट को डेवलप करने के लिए कोशिश यहाँ पर की जाती है। अब रिसर्चर ने कहा है कि जो टोटल रिवार्ड प्रोग्राम है फ्रेंड्स, ओके, डू नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। कई बार जो है जो टोटल रिवार्ड सिस्टम है, हमने देखा कि इतनी सारी चीज़ें कंपनी एक एम्प्लॉय के लिए कर रही है, लेकिन फिर भी ये अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर पाती, यानी टोटल रिवार्ड सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि दे आर बैडली डिजाइन। मतलब वो बैडली डिजाइन नहीं है, हमारा जो टोटल रिवार्ड सिस्टम है वो अच्छा है, डिजाइन उसका अच्छा हुआ है, लेकिन जो डिलीवर किया गया वो बहुत गंदे तरीके से, पुअरली उसको डिलीवर कर दिया गया है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुन रहे हैं और उस एम्प्लॉय को ही पता चलता है कि ही इज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 वर्कर हैं और आपको पता चलता है कि ये आदमी जो है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुना गया है, तो बाकी के जो 999 लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार तो तुम आगे आ गए, लेकिन अगली बार मेरा ही नंबर लगेगा। तो इससे क्या हुआ? एक पॉजिटिव मोटिवेशन आपने उनमें फीड किया 999 लोगों में, और वो जो है अपना बेस्ट देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये इसीलिए पुअरली डिलीवर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये टोटल रिवार्ड जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि 6 एलिमेंट है टोटल रिवार्ड सिस्टम के, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं कि वो कैसे अपने एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, रिटेन और इंगेज करके रखेंगे। 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं? कंपनसेशन, जो कुछ भी आपको बतौर सैलरी मिलता है उसमें फिक्स्ड या वेरिएबल भी हो सकता है, सैलरी के रूप में, या फिर जो है जो भी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी सारा कुछ मिलता है फ्रेंड्स उसे कंपनसेशन कहते हैं। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट हो गए, जैसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट प्रोग्राम हो गया, जो कि आपके फैमिली और उसके एम्प्लॉय को जो है सिक्योरिटी देता है, ये सारी चीज़ें आपके बेनिफिट पार्ट में आ जाती हैं। वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस में हमने बात की कि जो है व्यक्ति सक्सेसफुल घर पर भी हो, सक्सेसफुल काम में भी हो। इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो वर्क लाइफ है वो बैलेंस बना रहना चाहिए। पूरा दिन ना तो उसे घर पे बिताने की ज़रूरत है, ना पूरा दिन उसे ऑफिस में बिताने की ज़रूरत है। रिकग्निशन, ये भी अच्छा काम करता है, आपको मोटिवेशन देता है, क्योंकि अगर आपको रिकग्नाइज किया जाता है तो आप एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं, आपको रिकग्नाइज किया जाएगा तो आप एक्सीलेंट अचीवमेंट देंगे, और अगर आप अच्छा अचीव करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी जो है सक्सेसफुल रहेगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको जज किया जाता है, उसको जो है मतलब फीडबैक दिया जाता है, आपकी स्किल को इन्हेंस करने की कोशिश की जाती है और आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये सारा काम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का होता है। टैलेंट डेवलपमेंट में आपका कोशिश ये की जाती है कि आपको आपके अंदर में स्किल डेवलपमेंट और कंपेटेंसी डेवलपमेंट के लिए बराबर कोशिश की जाती है, आपको मौका दिया जाता है, आपको ऐसे टूल प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए, चाहे आपको कहीं भेज करके ट्रेनिंग दी जाए। इस तरीके से आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश रहती है, ताकि आपका जो लॉन्ग टर्म का कैरियर है या शॉर्ट टर्म का जो कैरियर है उसमें आप काफ़ी आगे बढ़ पाएँ। अब यहाँ पर जो टोटल रिवार्ड प्रोग्राम है फ्रेंड, वो ज़रूरी नहीं है कि अपना उद्देश्य पूरा कर पाए, और ऐसा क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो डिज़ाइन तो अच्छे से किया गया है जो टोटल रिवार्ड प्रोग्राम है, लेकिन उसको प्रॉपर्ली तरीके से इम्प्लीमेंट या डिलीवर नहीं किया गया है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये पार्ट 2 वाला लेक्चर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।